खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बागेश्वर का दौरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को बैठक जो है वो की और अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा भी की। बैठक के बाद मीडिया से संवाद करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बागेश्वर जिले में नया जिला अस्पताल का कार्य चल रहा है, जिसे आधुनिक संस्थानों से पूर्ण किया जाएगा। 50 डॉक्टरों के लिए हर विकास खंड में आवास भी बनाए जाएंगे। कपकोट और बैजनाथ के अस्पताल का उच्चीकरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी अब बिल्कुल भी नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में आपको बता दें कि शिक्षक जो है वो उपलब्ध है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी 2027 तक उत्तराखंड में बनी रहेगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए सरकार अलग से नियमावली बना रही है। हर साल 200 बच्चे पीजी कराने जा रहे हैं और आपको बता दें 2027 तक उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम बागेश्वर ज़िले में एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया बना रहे हैं, उसकी डीपीआर भी आ गई है। उसकी ज़मीन के मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में कागज़ पूरे होके उसका पैसा हम इसी साल अवमुक्त करने जा रहे हैं। एक 25 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं। हम बागेश्वर ज़िले में लगभग 50 डॉक्टरों के लिए हर ब्लॉक स्तर पर आवास भी बनाने के लिए मैंने आज निर्देश दिए हैं। एक हम चाहते हैं कि कपकोट का हॉस्पिटल और बैजनाथ का हॉस्पिटल, इन दोनों का उच्चीकरण के लिए भी मैंने आज दोनों विधायकों से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा कि उसका उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव दे दीजिए। हमारे शिक्षकों की अब कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारे यहाँ प्राइमरी में टीचर अब पर्याप्त आ गए हैं। एलटी के भी 1500 टीचरों की नियुक्ति होने जा रही है और 20 तारीख को प्रदेश स्तर पर काउंसलिंग हो रही है ताकि यहाँ 100% टीचर आ सके। डॉक्टरों की कमी है सर। देखिए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी अभी 2027 तक हमारे प्रदेश में रहेगी और इसीलिए हमने उनका पैकेज भी अलग कर रखा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए अब हम एक अलग नियमावली बना रहे हैं और इनका कैडर भी अलग बना रहे हैं। लेकिन अब हर साल हमको 200 बच्चे पीजी करने जा रहे हैं। उनका 3-3 साल का हम बॉन्ड भर रहे हैं। हर साल 200 बच्चे हमारे प्रदेश में आएंगे तो अगले 2027 तक हमारे यहाँ सर्जनों की भी कमी नहीं रहेगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ भुगुना ने पोखरी में आयोजित हिमवत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्राम उद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रकृति के चितेरे कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री के पोखरी पहुंचने पर मेला समिति के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। हम सबको उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर भव्य रूप से आगे बढ़ाना है ताकि आने वाली युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी रहे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकास और रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। पशुपालन जैसे परंपरागत क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि गांव को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार 70 नए गौ सदन बनाने जा रही है। पोखरी में गौ सदन बनकर तैयार हो गया है और उन्होंने कहा कि चमोली जिले को 17 नए चिकित्सक और एम्बुलेंस दी गई है ताकि यहां पर पशुपालन का काम अच्छे से चले और लोगों को रोजगार भी मिल सके। देखिए, मैंने अभी विधायक जी ने मुझसे पोखरी क्षेत्र के कुछ पशु अस्पतालों की बात कही है। उन्होंने उसको पुनर्निर्माण की और उसके ठीक कराने की बात कही है। मैंने आश्वस्त किया है कि मैं जल्द से जल्द जो अस्पताल हैं जिनकी जीर्ण हालत में है उनको जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। पिछले 6 महीने में हमने पोखरी में एक नई गौशाला बनाई है निराश्रित पशुओं के लिए। हमने 17 नए डॉक्टर चमोली जिले को भेजे हैं ताकि यहाँ पे पशुपालन का काम अच्छा चल सके। हमने यहाँ पर एम्बुलेंस भेजी 1962 की जो घर घर सेवा दे रही है। तो कोशिश यही है कि लगातार जो हमारे पशु के काम से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर उनको राहत दी जा सके, उनके पशुओं का ध्यान रखा जा सके।
वहीं उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अपनी तैयारी में जुटा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थितियां अधिक देखने को मिलती हैं, उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां और ट्रेनिंग देकर उन्हें आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार कर रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस समय स्थितियां सामान्य हैं और हमें अभी से अपनी सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। इसमें किन किन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी? क्या देखिए, अभी ट्रेनिंग का हमारा है कि जो वहाँ के जन समुदाय हैं उनको हम जब प्रशिक्षित कर पाएंगे तो जब भी कोई आपदा आती है तो जो स्थानीय लोग होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव मदद कर पाते हैं, हमारी टीम पे बाद में पहुंचती है। तो ऐसी आपदा से निपटने के लिए पहले हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को, ताकि जब छोटी मोटी कोई आपदा आती है, छोटी मोटी कोई दिक्कत आती है तो तत्काल लोग कर लें। इसके बाद फिर प्रशिक्षित दल उसके बाद जाता है हमारा, तो उस दिशा में कार्य। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की टनल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना था। मुझे आपदा कंट्रोल रूम में एक सूचना आई थी कि जो आरवीएनएल का सौड़ में जो टनल बन रहा है वहाँ पे फ्लड और मक आने से वो टनल बंद हो गई और उसमें लगभग 16 के लगभग जो मैन्स मजदूर हैं या जो कार्मिक हैं वो फंस गए, वहाँ पे श्रमिक फंस गए हैं। तो उसकी सूचना मिलते ही हमने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो हमारा यहाँ जिला मुख्यालय में, इसको हमने तत्काल एक्टिवेट किया और सभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए और तत्काल वहाँ पे आरवीएनएल से संपर्क करके, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से संपर्क करके वहाँ पे टीम्स भेजी गई और हमने सौड़ में स्टेजिंग एरिया बनाया जिसमें कि हमारे राजस्व की टीम तहसीलदार के नेतृत्व में वहाँ पे रही और इसको हमने फिर वहाँ पे रेस्क्यू शुरू किया, जिसमें आरवीएनएल की जो वहाँ पे मशीनरी है, जो एलएनटी कंपनी वहाँ पे काम कर रही है इसको बनाने के लिए सुरंग को, तो उनकी जो मशीनरी थी और जो उनके मैन पावर, जो एक्सपर्टीज थे, उनको उपयोग करते हुए हमारे एनडीआरएफ का दल और एसडीआरएफ का दल उस सुरंग में गया और उन्होंने मक हटाते हुए लगभग 4.5 तो सामान्य घायल थे जिनको वहीं पे मेडिकल टीम जो हमारी वहाँ गई थी उनके द्वारा उनको उपचार दिया गया और जो 2 गंभीर घायल थे उनको जो हमारा जो एरिया था जहाँ पे प्रभावित था उसके पास में टिहरी जनपद पड़ता है सबसे पास में, तो उनका बागी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको भेजा गया। तो इस तरह से रेस्क्यू किया गया और इसमें हमने देखा कि हमारा जो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो इसमें जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हमने टाइमली इसको किया है और जो हमारा फोर्स है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा भी तत्काल इसमें मदद। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व अल्पसंख्यक आयोग द्वारा डोईवाला में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें अल्पसंख्यक कल्याण के निदेशक राजेंद्र कुमार व अल्पसंख्यक आयोग के सचिव जगजीत सिंह रावत ने पहुंचकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को उनके लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी दी। छात्र सहित छात्राओं को अब बात की जाए तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ लेकर अपने आप को काबिल व सशक्त बना सकते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण के निदेशक ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं
वह धरातल पर लोगों के बीच किस तरह पहुंचाई जाए। ऐसे कार्यक्रम के माध्यमों से ही लोगों को जागरूक किया जाता है और उन्हें योजनाओं के बारे में बताया जाता है। द सॉफ्ट्रॉनिक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हरविंदर सिंह हंसी ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए समय समय पर तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है। वह ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके, इसी के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहते हैं। के अवसर पर सभी प्रदेश देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो सब हमारे क्षेत्रवासियों, हमारे ग्रामीणों तक पहुंचें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने खास करके हर एक ब्लॉक में को निर्देशित किया था कि यह अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का कार्यक्रम सारी जगह चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को इसका फायदा मिल सके। अल्पसंख्यकों के लिए भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा उनके शैक्षिक आर्थिक विकास के लिए योजना चला रहे हैं, जहाँ एक और शिक्षा के लिए है, छात्रवृत्ति योजना है और स्वरोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री हुनर योजना चलाई जा रही है। और इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं उसके लिए एक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग, उसमें जो भी समस्याएं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आती है उसमें उनका निराकरण किया जाता है। सर, अल्पसंख्यक के लोग सभी से यही अपील है कि जो सरकार द्वारा, राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपना विकास करिए और इसी माध्यम से देश का विकास होगा। यही सभी से अपील है। आगामी क्या योजना है? एक बहुत बढ़िया योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री हुनर योजना है। इसमें हम कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग देते हैं और करीब प्रति वर्ष यहाँ के 4 से 5 हजार अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपनी आर्थिक आय। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर निवासरत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। सीईओ सदर जितेंद्र मेहरा द्वारा सलेमपुर ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जन को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सरकार द्वारा दिए गए आदेश निर्देशों से अवगत कराया गया तथा समस्याओं की जानकारी करते हुए सुधार के लिए सुझाव प्राप्त किए गए। सीईओ जितेंद्र मेहरा द्वारा विभिन्न धर्म के अल्पसंख्यक व्यक्तियों, महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों के संबंध में जानकारी देते हुए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उपस्थित जन को जागरूक किया गया। अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड के द्वारा जारी की गई पुस्तिका को वितरण कर छात्रवृत्ति योजनाएं, स्वरोजगार परक योजनाएं आदि के संबंध में भी बताया गया। गोष्ठी में उपस्थित जन को नशा मुक्त देवभूमि 2025 अभियान के संबंध में अवगत कराते हुए नशे से होने वाले दुष्प्रभाव, रोड सेफ्टी तथा साइबर क्राइम के संबंध में भी जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान के साथ साथ कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की मीटिंग भी की है, जिसमें जितने भी लोग हैं स्पेशली अल्पसंख्यक, उन सबको उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया है। उनको संविधान से जो अधिकार मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा राइट टू एग्जिस्टेंस, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, इन सब के बारे में भी बताया गया है। और दोनों साइड से अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, जिसमें सबको बहुत अच्छे से भली भांति अवगत कराया गया है। हमारे साथ हमारे ग्राम प्रधान और बाकी सभी लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। कुछ ग्रामीण भी इन्होंने अपनी समस्या बताई है, जो सही स्तर पे उनका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। हमारे गांव में आए हुए थे पंचायती घर में और कानून के बारे में जानकारी दी है सीओ साहब ने, और सीओ साहब ने अपनी समस्या भी, गाँव वालों ने भी समस्या बताई अपनी, और समस्या के बारे में सीओ साहब ने बोला है इसके समाधान करेंगे। सीओ साहब के माध्यम से ग्राम सलेमपुर में जो है ना एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें जो ह्यूमन राइट्स हैं, अल्पसंख्यकों के जो मानवाधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में जागरूक किया गया कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, माइनॉरिटी के कौन कौन से राइट्स हैं अल्पसंख्यकों के, और हमारे साथ में किन किन चीज़ों का भेद नहीं होना चाहिए, हमारी आइडेंटिटी सिक्योर होनी चाहिए, इन सब के बारे में जागरूक किया गया। और बहुत अच्छा लगा, सर ने जो है सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनकी समस्या जानने की कोशिश की है, आसपास में किस तरह का माहौल है, इन सभी विषयों।
वहीं सड़कों के गड्ढे भरने में हो रही हीरा हवाली को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त रुख अपनाया है। सड़कों में गड्ढे होने की शिकायत मिलने के बाद कुमाऊं कमिश्नर हल्द्वानी शहर के दौरे पर निकले, जहां उन्होंने खुद सड़कों में कई जगह गड्ढे पाए। इसके अलावा मंडी के पास एक सड़क बिल्कुल खस्ता हालत मिली, जिसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि सड़कों में गड्ढों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी या विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 4 दिन पहले हल्द्वानी में हुए भीषण अग्निकांड की जानकारी पर कमिश्नर घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का जानकारी जो है वो ली गई। डेडलाइंस पूर्व में गड्ढा भरने की दी गई थी, पहले 15 नवंबर थी, उसके बाद इसको बढ़ा भी दिया गया था। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि गड्ढों को भरने में हिलावाली हो रही है, लापरवाही बरती जा रही है। अभी एक जगह हम देखने गए थे जहाँ पे RWD का काम 5 लाख का हुआ भी है, बोर्ड भी लगा है, लेकिन मौके पे कोई सड़क नहीं बनी हुई है। यहीं पे एक सीवर का काम हो रहा है जो 3 महीने पहले पूरा हो चुका, लेकिन उसके बाद भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं। साथ ही साथ अभी जो पिछले दिनों मार्केट में एक आग जगने की घटना हुई थी, उसमें मौके पे मैं देखने आया हूँ हाइड्रेंट में, तो आज भी प्रेशर नहीं है और उस दिन भी नहीं था। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की लापरवाही अगर कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध फिर जरूर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो आज मैंने मौके पे सब स्थल देखे। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां पर हल्द्वानी में गांधी चौराहे के पास जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर फैल रहे अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया। इस दौरान व्यापारियों ने समय मांगा, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने सीधा इनकार करते हुए नगर निगम की जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम जेसीबी लेकर बरेली रोड गांधी चौराहे के पास पहुंची, जहां सड़क पर और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानों के अतिक्रमण जेसीबी से ध्वस्त कर दिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि दुकान स्वामियों को पूर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए अवगत कराया गया था, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो आज में ये कार्रवाई जो है वो की गई। ये हमारा नैनीताल बरेली मुख्य मार्ग है, गांधी स्कूल के पास। यहाँ पर जो दुकानें हैं इनके द्वारा फुटपाथ को पूरा कवर किया गया था और फुटपाथ के साथ साथ जो हमारी सड़क है उस पर भी व्यापार ये लोग कर रहे थे। बीच में लगभग 1-1.5 महीने पहले ये शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, नगर निगम के माध्यम से यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा उन्हें सचेत भी किया गया था और अपना अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई इसमें परिवर्तन न देखते हुए आज इसमें बलपूर्वक जितने भी आगे बढ़ाया गया वो अतिक्रमण हटाया। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने जन्मदिन पर लक्सर के केवी इंटर कॉलेज में 101 निर्धन अनाथ कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें सभी धर्मों की कन्याएं शामिल थी। जहां एक तरफ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए, तो वहीं मुस्लिम रिवाज के अनुसार मुस्लिम कन्याओं का निकाह भी करवाया गया। इतना ही नहीं, विधायक उमेश कुमार द्वारा 101 निर्धन कन्याओं के विवाह में घरेलू सामान से लेकर विवाह में आए मेहमानों को दावत भी दी गई। इस शुभ मौके पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि वे उन निर्धन गरीब कन्याओं का विवाह करा रहे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। उन्होंने विवाह में शामिल सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि अगले साल उनका प्रयास होगा कि वे 201 कन्याओं का विवाह कर सके। आज मेरा जन्म दिवस है, आज के दिन मेरा जन्म हुआ और मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जिस दिन मैंने जन्म लिया उस दिन कहीं और परिवारों का जीवन शुरू हो सके। आज उन बेटियों का विवाह हम संपन्न करा रहे हैं जिनके माता पिता बहुत निर्धन हैं, माता पिता हैं नहीं या पिता नहीं है। ये वो बेटियां हैं जो इस इंतजार में अपने घर में बैठी रहती हैं कि इनके माताजी या इनके पिताजी या कोई अन्य इनके लिए धन की व्यवस्था करेगा और इनका विवाह हो सके। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। आप सब लोगों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने इन बेटियों को आशीर्वाद दिया और इनके विवाह को और निकाह को आपने
एक साधन संपन्न परिवार जिस तरीके से अपनी बेटियों का विवाह करता है उस रूप से आपने मनाया, उस तरीके से आपने संपन्न कराया। मैं इसके लिए आपका पुनः आभारी हूं और आशा करता हूं कि अगले साल ये संख्या 101 के बजाय 201 होगी और आप सभी का आशीर्वाद इन बेटियों को मिलता है। और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि आज इतने सुंदर दिवस पे जो आज विनायक जी का जन्मदिन भी है, आज उनकी शादी का हमने समारोह किया है। और क्षेत्र वालों को ये कहना चाहती हूँ कि इसी तरह हम लगातार शादियाँ कन्याओं की शादियाँ करते रहेंगे। आप रजिस्ट्रेशन अभी से कराना शुरू। रुड़की में स्कूल बस की बाइक से हल्की सी टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद कुछ युवकों ने बस चालक के साथ जमकर मारपीट कर दी। इस दौरान बस की महिला परिचालक हमलावरों के सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। आरोपी मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि मारपीट की पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर चुंगी के पास एक स्कूल बस की हल्की सी टक्कर एक बाइक से हो गई थी। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है। रुड़की सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि इस मामले में तहरीर मिली है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें एक बस के अंदर कुछ लड़के मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी उसमें और जांच की गई थी, जिससे पता चला कि ड्राइवर के साथ मारपीट की जा रही है तथा ये वाकया मलकपुर चुंगी के पास का है। वहां पर एक स्कूल बस के द्वारा किसी एक बाइक पर किसी ठोकर लग गई थी, जिसमें सडन जो प्रोवोकेशन था उसकी वजह से ये घटना हुई है। इस संबंध में हमारे पास अब तहरीर आ चुकी है तथा जो लड़के हैं इसमें जो मारपीट कर रहे हैं उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।